नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई में दादर स्थित शिवसेना भवन से मैं हूं पूजा भारद्वाज। आज बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती है और ऐसे मौके पर उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान किया है। तो बीएमसी चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये गठबंधन का ऐलान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बीएमसी चुनाव को देखते हुए बेहद अहम रहा। लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार है कि इस गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस शामिल होगी या नहीं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के 97वें जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक और बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। मुंबई में होने वाली आगामी बीएमसी चुनावों से पहले इस गठबंधन का ऐलान किया गया। आंबेडकर आणि ठाकरे या नावाला एक इतिहास आहे, एक पार्श्वभूमी आहे। माझे आजोबा आणि प्रकाशजींचे आजोबा हे सहकारी आणि एकमेकाचे स्नेही होते। दोघांनी त्यावेळेला समाजातील वाईट रूढी परंपरा याच्यावरती प्रहार केले, आघात केले। त्याच्याबद्दल आम्ही दोघांनी काय सांगण्याची आवश्यकता नाहीये। देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी घटनेचं महत्व, संविधान हे त्याचं महत्व आणि पावित्र्य आभारित ठेवण्यासाठी म्हणून आम्ही दोघं एकत्र येत आहोत। प्रकाश अंबेडकर और शिवसेना के बीच भले ही गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और एनसीपी इस गठबंधन में होंगे या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रकाश अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस और एनसीपी से बात उद्धव ठाकरे करेंगे। वहीं शरद पवार ने इस गठबंधन पर बात करने से इनकार कर दिया। एनसीपी और कांग्रेस के बातचीत करने की जो जिम्मेदारी है वो शिवसेना ने अपने कंधों पे ली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सक्सेसफुल उसमें हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं इतना ही कहूँगा इसमें कि कांग्रेस आए तो अच्छा है, एनसीपी आए तो भी अच्छा है, स्वागत हम लोगों का करेंगे। अगर नई भी आए तो महाराष्ट्र में नई सरकार हम लोग ले आएंगे। 2019 में एआईएमआईएम के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ प्रकाश अंबेडकर ने राज्य में कुल 14% वोट हासिल किए, लेकिन वो एक सीट भी जीत नहीं पाए। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रकाश अंबेडकर के साथ हुए गठबंधन का उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। This is a very interesting moment for Mr. ठाकरे। एक ऐसे समय में जब उद्धव ठाकरे अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाए हैं जून की बगावत से, वो प्रकाश अंबेडकर के साथ आकर अपने आप को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही प्रकाश अंबेडकर हैं जिन्हें अब तक केवल दलित नेता माना जाता है। वो अपने आप को राज्य भर में लेके जाना चाहेंगे और मुंबई में भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आगामी बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर दोनों के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस और एनसीपी इस गठबंधन में जुड़ते हैं या नहीं, क्योंकि 2019 में बार बार प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका फायदा बीजेपी को न केवल लोकसभा में बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी हुआ। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा कथित तौर पर क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार यात्री ने कथित तौर पर महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी की। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यात्री महिला क्रू मेंबर पर चिल्लाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद कुछ और यात्री महिला क्रू मेंबर के पास आते हैं और जो यात्री महिला क्रू मेंबर से बहस कर रहा होता है उसे बैठने को कहते हैं। इसके बाद कथित तौर पर बदसलूकी करने वाले यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे सह यात्री को दिल्ली में ही फ्लाइट से नीचे उतारकर सिक्योरिटी स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है। जोशी मठ ही नहीं, वहां जैसे हालात बनारस के घाटों में भी नजर आने लगे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा घाटें दरकने लगी हैं। वैसे ये नई बात नहीं है, गंगा की कटान की वजह से ये दरारें पहले भी नजर आती रही हैं। एनडीटीवी लगातार इसको लेकर आवाज उठाता रहा है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी की पड़ताल करती अजय सिंह की बनारस से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
खोखला नजर आ रहे भदैनी घाट का एक हिस्सा। इस घाट पर अलग अलग जगहों पर इसकी सीढ़ी और चबूतरे गंगा के कटान की वजह से दरकते नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जब कछुआ सेंचुरी बनारस में थी तो गंगा के पूर्वी इलाके में बालू के खनन का काम रोक दिया गया था। खदान पर रोक लगने की वजह से उधर बालू के टीले बढ़ते चले जा रहे थे। तो जब बालू के टीले बढ़ते जा रहे थे उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि गंगा के पानी का जो प्रेशर था वो घाटों की तरफ आया, और जब घाटों की तरफ प्रेशर आया तो वहां पर जो ऊपरी सतह की मिट्टी थी वो कटनी शुरू हो गई, और कई जगह ये देखा गया था कि जो घाट के अंदर पाल बन गया था काफी दूर तक, और फिर कई घाट दरकने लगे और कई के पत्थर टूट करके नीचे गिरने लगे। भदैनी घाट की तरह ही बनारस के प्रभु घाट, ब्रह्मा घाट, दुर्गा घाट, पंचगंगा घाट और ललिता घाट की ढहती हुई सीढ़ियां और चबूतरों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बनारस में गंगा उत्तर वाहिनी है, लिहाजा उसका ज़्यादातर कटान घाट की तरफ होता है, जो बाढ़ के समय और बढ़ जाता है। गंगा का ये जो कटान वाला वो है, तो ये जो आपका कन्वेक्स फेस जो है आपका वेस्टर्न बैंक, कि ये कर्वेचर इस तरह का है कि आउटर एज जो है वो कटिंग एज हो जाता है पानी का। पानी की वेलोसिटी इस ढंग की होती है। तो ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, ये शुरू से ही रहा है जब से ये सरफेस इस तरह का डेवलप हुआ है। तो अभी क्या है कि आप देखिए आज से 93-94 में जब आपका चैनल डेप्थ जो है 10 से 12 मीटर का रेंज हुआ करता था, आज के तारीख में वो घट के हो गया 6 मीटर के अराउंड। अभी जो चैनल आपका डेप्थ घट रहा है तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपको उसी डेप्थ पे फिर ले जाना पड़ेगा। तो आप ड्रेजिंग करिए और उसको उस डेप्थ तक मेंटेन करिए। गंगा जी का अगर प्रवाह प्रभावित होगा, डेप्थ कम होगा, तो ऑब्वियसली डेप्थ और वेलोसिटी का तो यही संबंध है कि डेप्थ जब भी कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी। घाटों की दुर्दशा की ये तस्वीर एनडीटीवी 2015 से दिखा रहा है। तब कछुआ सेंचुरी का हवाला देकर बालू खनन पर रोक से बेबसी बताई गई थी, लेकिन अब कछुआ सेंचुरी हट गई है। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं और घाटों को बचाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। लिहाजा विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। गंगा जी का पानी नीचे घाट की ये सीढ़ियाँ हैं, गंगा जी का पानी ऐसे आ गया, आप देखेंगे पूरी तरीके से दरक रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो काशी निश्चित तौर से गंगा जी के घाट, काशी के घाट, ये दूसरा जोशीमठ का यहाँ पर उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा। सरकार केवल अपने इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है कि क्रूज चला दो, डिस्को लाइट दिखा दो। उस दिन जो हमारा जो पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, देव दीपावली का, उस दिन डिस्को लाइट दिखा देंगे। बस यही दिखाकर जनता को मुग्ध करना चाहते हैं। बनारस के टूटते घाट बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अभी बीते दिनों ललिता घाट पर गंगा से तकरीबन 20 मीटर अंदर घाट के ऊपर बीचों बीच गड्ढा हो गया, जो बताता है कि घाट अंदर अंदर कितने मीटर तक खोखले हो रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहर का सबसे खूबसूरत हिस्सा गंगा के किनारे की ये घाट हैं, जो इन दिनों अपनी बेकदरी का दर्द दरकते हुए धीरे धीरे बयां कर रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि इस शहर को दुनिया के नक्शे में नंबर 1 बनाने वाले लोग इसके इस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वक्त रहते इस दर्द का इलाज नहीं हुआ तो कुछ घाट गंगा में समाहित हो जाएं तो बड़ी बात नहीं। वाराणसी के भदैनी घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। क्या आपने ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ एक छात्र पढ़ने आता हो? महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक ऐसा ही स्कूल है जहां सिर्फ एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है और उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रोजाना आते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये स्कूल केवल एक बच्चे के लिए चलता है। वाशिम में जिला परिषद के इस प्राथमिक स्कूल में सिर्फ एक ही छात्र है, कार्तिक। क्षेत्र की आबादी 150 है और स्कूल में क्लास 1 से लेकर 4 तक की पढ़ाई कराई जाती है। गांव में इस उम्र का केवल एक ही बच्चा है। कार्तिक तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इकलौते विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए टीचर किशोर मानकर हर दिन करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हमारे गांव की लोक संख्या जो है 150 है और गए 2 साल से एक ही बच्चा
स्कूल पे दाखिल है और गए 2 साल से मैं अकेला टीचर अकेले बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है सवेरे से शाम तक बोले तो 11 से 12, 10:30 से 12 हमारा जो टाइमिंग है, इन पे जो परिपाठ है, राष्ट्रगीत है, मध्याह्न भोजन है, ये सब फैसिलिटीज जो सरकार की जो मिलती है, ये पूरे फैसिलिटी हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। शिक्षा पाने और बांटने की लगन में शिक्षक और विद्यार्थी की जोड़ी की भी खूब सराहना है कि संख्या जो भी हो, स्कूल हर रोज दोनों की मौजूदगी में राष्ट्रगान के बाद अपने समय से शुरू होता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भारत माता की। 2 सर्जरी और कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद अस्पताल से जब 22 दिनों के बाद स्वीटी को छुट्टी मिली तो एग्जाम में बैठने के लिए स्वीटी ने पहला कॉल कॉलेज को लगाया, जहां से उन्हें आश्वासन मिला कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो एग्जाम में उन्हें बैठने दिया जाएगा। 31 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में स्वीटी और उसके 2 दोस्तों को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुई। उसके बाद 29 लाख रुपए उनके दोस्तों ने इकट्ठा किए, उनका इलाज करवाया। अब स्वीटी ठीक हो चुकी हैं, अपने घर में परिवार के बीच हैं। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी की जंग जीतने के बाद अब स्वीटी अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती है। इंजीनियर बनने का सपना जो स्वीटी को बिहार से ग्रेटर नोएडा ले आया। यही वजह है कि बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट स्वीटी ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहला कॉल अपने कॉलेज ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया। आश्वासन भी मिला। बोले कि तुम्हारा केस अभी कंफर्म नहीं किया है, बाद में बताया जाएगा। आपने क्या कॉल किया था कॉलेज में? मैंने पूछा था मेरा प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट, बोला अभी नहीं होगा, बाद में बताएगा। कमजोरी है पर हौसले की कोई कमी नहीं। गाड़ी से टक्कर में सिर पर गंभीर चोट आई थी तो 2 बार सर्जरी भी हुई। पैर में भी कई फ्रैक्चर थे। इलाज का खर्चा 29 लाख रुपए का आया, पर परिवार दोस्तों और लोगों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा। यहाँ है तो देखे कि पूरा स्टूडेंट लगा हुआ, मेरा तो दिमाग उड़ गया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा। टोटल काम स्टूडेंट की है, रहना सहना खाना पीना इसका देख रेख अभी तक करते हैं। सारा कई का अंगल आप देखते रहिए, हम वैसे ही लगे हुए हैं। सारा चीज़ अभी तक कर रहे हैं, यहाँ तक लाना ले जाना सारा कर रहे हैं। इलाज का खर्चा करसोनी भी स्वीटी के साथ टक्कर की शिकार हुई थी, लेकिन अब दोस्त के घर लौटने पर सुकून में हैं। कहती हैं एकता में ताकत होती है, जिसने हम सब की तकलीफ अब कम कर दी। इलाज का खर्चा तो महंगा था, लेकिन बट हम लोग जो पूरा यूनिटी में थे, कॉलेज के फ्रेंड लोग सभी लोग डोनेशन वगैरह फंड वगैरह कलेक्ट करके ही वो किया। तो डॉक्टर ने क्या कहा है अभी आप लोगों को? उसने बोला कि और 5 डेज के बाद उसका पैर का वो प्लास्टर को वो कट करेगा, बोला 5 डेज के बाद, और फिर 1 मंथ तक उसको वो चलना पड़ेगा वो स्टिक पे। स्वीटी के लिए ये कोई जंग से कम नहीं था, साथ था तो जीत का जज्बा। संकट इलाज को लेकर भी था तो साथ दोस्तों से लेकर लोगों तक का मिला। हौसले और हिम्मत के दम पर हादसे से उबर रही स्वीटी अब पढ़ाई के दम पर अपने सपनों को साकार करना चाहती है। ये महज एक जान की जीत नहीं, उन तमाम उम्मीदों की जीत है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ भी दिया, उनको उम्मीदें भी दी। ग्रेटर नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। भारत लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसी क्रम में पनडुब्बी वागीर को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। Will be inducted in the Indian Navy as INS वागीर। समुद्र की टाइगर शार्क की तरह खतरनाक पनडुब्बी वागीर अब INS वागीर कहलाएगी। मुंबई नेवल डॉक में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया। वागीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है खतरनाक शिकारी। ये पूछने पर कि क्या ये चीन की समुद्र में बढ़ती ताकत का जवाब देने में सक्षम है, नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी क्षमता विकास किसी देश विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना है। हमारा फोर्स डेवलपमेंट है वो किसी देश के अगेंस्ट नहीं है। हमारा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जो है उसका बेसिस है हमारा नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करना ये नेवी का काम है। तो ये करते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है और चाइना के पास क्या है। पाकिस्तान का भी अभी जितने प्लेटफॉर्म्स है उसमें काफ़ी मॉडर्नाइजेशन वगैरह हो रहा है चाइना के हेल्प के साथ।
और चाइना के पास भी आपने सही बोला कि काफ़ी सबमरीन्स वगैरह हैं, लेकिन ये है कि वो ऑपरेट करता है साउथ चाइना सी में, तो ये हमारा इलाका है और इंडियन ओशन रीजन में जो बिगेस्ट रेजिडेंट नेवल पावर है वो इंडियन नेवी का है। तो जैसे हम सबमरीन्स वगैरह ऐड करते हैं उससे हमारा जो सी डिनाइल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी फ्रांस की मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से बनी ये पनडुब्बी पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हथियारों से लैस है। नौसेना प्रमुख के मुताबिक जहाज निर्माण में हमारी आत्मनिर्भरता हमारी अपनी जरूरत तो पूरा कर ही रही है, लेकिन अब हम श्रीलंका, मालदीव और कुछ अन्य छोटे देशों के लिए भी जहाज बना रहे हैं। 3 चीज़ होती है हर जहाज का कंस्ट्रक्शन में, तो एक बोलते हैं हम फ्लोट, और दूसरा है टू मूव, और तीसरा है टू फाइट। तो ये फ्लोट कंपोनेंट में हम करीब 95% इंडिजिनस हैं। इसका मतलब जो स्टील जो बनता है वो पूरा देश में बनता है और आगे से हर जहाज इसी स्टील से बनेगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट में हम 95% से ऊपर हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है टू मूव, जैसे इंजिन्स हैं, गैस टर्बाइन्स है, शाफ्टिंग है, प्रोपेलर है, कंट्रोल सिस्टम है, ये प्रोपल्शन वाला, उसमें हम करीब 65% हैं, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं देश में डीजल इंजन्स जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी का हमको चाहिए, और गैस टर्बाइन जनरेटर्स और गैस टर्बाइन्स वगैरह देश में बनेगा अभी अगले 4-5 साल के अंदर। और तीसरा कंपोनेंट है फाइट, और ये फाइट कंपोनेंट करीब 50-55% पे है। हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स वगैरह हम बना रहे हैं, बट लेकिन पहले से हमारे पास दूसरा देश का मिसाइल्स वगैरह है, तो उसको हम धीरे धीरे हम रिप्लेस कर रहे हैं। पनडुब्बी वागीर का एक गौरवशाली अतीत भी है। इस नाम की एक पनडुब्बी 1973 से 2001 तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे चुकी है। अब एक बार फिर ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत नए अवतार में पहले से ज्यादा घातक हथियारों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर आई है। ये पूरी तरह से डिजिटल है और इसमें एडवांस मिसाइल हैं, एडवांस टॉर्पीडो हैं और सर्वेलेंस के यानी जासूसी के एडवांस तकनीकी है। तो पूरी तरह से एडवांस और डिजिटल ये सबमरीन है, जो कि ये अब भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। इसकी खासियत है कि ये 50 दिनों तक समंदर के अंदर पानी में रह सकती है, 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है और एक बार में ही 7 समंदर पार करके आ सकती है, और पानी में रहते हुए अचानक से दुश्मन को चौंका भी सकती है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब यह 5वीं पनडुब्बी है। इसमें 40 से ज्यादा नाविक और अफसर एक साथ रह सकते हैं और पानी के भीतर 7 समंदर एक बार में घूमकर आने में सक्षम है। इसका स्टेल्थ फीचर और निगरानी सिस्टम बहुत ही एडवांस है और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। वागीर जो नया दूसरा अवतार है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारे जो इन डेट आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल पंच होगा नेवी के आर्सेनल में। इस पनडुब्बी का जो घोष वाक्य है वो है साहस, शौर्य और समर्पण, और अपने घोष वाक्य की तरह ही ये पनडुब्बी समंदर की नई प्रहरी बनी हुई है। और इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से जहां रक्षा क्षेत्र में एक मजबूती आई है, वहीं देश आत्मनिर्भरता की तरफ जो देश बढ़ रहा है उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम भी है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। सेना का शौर्य दिखा तो देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। आन बान शान की झलक, कदम ताल करते सेना के जवान और राजपूत रेजिमेंटल सेक्टर के हवलदार लक्ष्मण सिंह और ये कर्म ही धर्म। बिहार रेजिमेंट के जवान भी जोश में नजर आए। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है। सेना में भी आत्मनिर्भर भारत का जोर दिखा। अर्जुन टैंक से लेकर K9 वज्र तोप तक, ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक, सब के सब देश में ही बने हुए। 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात
इस साल जो है हमारे साथ इजिप्शियन कंटिंजेंट भी मार्च करेगा और माउंटेड कॉलम्स में सबसे पहले 61 कैवलरी के घोड़ों का कंटिंजेंट रहेगा और इसके बाद मैकेनाइज्ड कॉलम्स में MBT अर्जुन और नाग मिसाइल सिस्टम और मतलब कह सकते हैं कि सेना जो है पूरा देसी हथियारों की ओर जा रही है। यकीनन हम उस तरफ हमारा ध्यान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिजिनियस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वायुसेना और नौसेना ने भी दमखम दिखाया। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की ताकत दिखी। झांकियों में महिलाओं पर जोर रहा। केरल से लेकर बंगाल तक झांकियों में महिलाओं का बोलबाला रहा। It is the first time that I have seen that female are leading the armed forces और जैसे दिल्ली पुलिस को देखा हमने तो IPS ऑफिसर जो लेडी पुलिस हैं she was leading तो ये देख के बहुत भाव विभोर हो गए। हमें बहुत खुशी हुई है बिकॉज वी एज फीमेल वी फील प्राउड कि हमें जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है इस देश में। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और जो हमने इतना आज IPS ऑफिसर्स हैं चाहे नेवी में हैं, ऊँट की सवारी है, जैसे उन्होंने कहा हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो महिलाएं हर क्षेत्र में उनको सिर्फ मौका मिलने की देर है। आज उसका प्रूफ हमने देख लिया है। लोगों का जोश और उत्साह तब और बढ़ गया जब कोर ऑफ सिग्नल के जाबाजों ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए। चलती बुलेट पर कोई योग करता दिखा तो कोई 18 फुट लंबी सीढ़ी पर सैल्यूट करता। वहीं आसमान में वायुसेना का भी दम नजर आया। सुखोई जगुआर और रफाल ने दिखाया कि क्यों दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं। कर्तव्य पथ पर भले ही आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो, लेकिन आम लोगों और परेड में शामिल सैन्य दस्तों और झांकी के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। इससे तो साफ जाहिर है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर हमें भव्य परेड और आकर्षक झांकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और भारतीय क्रिकेटर KL राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए। KL राहुल और अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की। शादी में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर वरुण एरोन, गौतम गंभीर शामिल हुए। न्यूजीलैंड सीरीज की वजह से कई भारतीय खिलाड़ी शादी में शामिल नहीं हो पाए। अथिया शेट्टी मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी हैं।